हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है ना, उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो मैं आपको पूरा 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। और ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, सबके लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखे भी हैं और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर इसके मॉडल पेपर को आपको डाउनलोड करना है, उसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स वाले पार्ट की। ठीक है, देखो ये सारे प्रश्न आपकी आंखों के सामने हैं और इनको मैंने टाइप करके आंसर फॉर्मेट में बना दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो दो घटकों के नाम है अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेज और पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ये उनके नाम है। अवरक्त किरणें मानव आंखों के लिए अदृश्य होती हैं, लेकिन इन्हें थर्मामीटर, इमेजिंग कैमरा और अन्य उपकरणों द्वारा देखा जा सकता है। पराबैंगनी क्या होता है? पराबैंगनी किरणें भी मानव आंखों के लिए अदृश्य होती है, लेकिन इन्हें सन स्क्रीन, सन ग्लासेस और अन्य उपकरणों द्वारा देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो देखो, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जो कुंडली होती है ना, उसके फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय संलयन क्या है? तो नाभिकीय संलयन का मतलब होता है, नाभिकीय संलयन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक एक साथ मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और नाभिकीय संलयन सूर्य और अन्य तारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, ये दो या दो से मिलकर बनाते हैं, तो या दो से ज्यादा चीज मिलकर हमें एक बड़ा भारी नाभिक बना के देता है। क्या है? उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में क्या अंतर है? ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो ये क्या होता है? उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है और जबकि अवतल लेंस प्रकाश को अपसरित करता है। ठीक है, उत्तल लेंस को चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस को चश्मा, दूरबीन और फोटोग्राफी में भी उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो देखो, हम सूरज को भी देख पा रहे हैं, चंद्रमा को भी देख पा रहे हैं, अपने आसपास पेड़ पौधों को भी देख पा रहे हैं। तो समंजन क्षमता से यह तात्पर्य है उस क्षमता से जिससे आंख की पुतली अपने आकार को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं आंख की। या फिर क्षमता की कमी को दूर करने के लिए चश्मा या संपर्क लेंस का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र क्या है? तो बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बायोगैस का उत्पन्न किया जाता है और बायोगैस का उपयोग विद्युत उत्पादन, खाना पकाने और वाहनों को चलाने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अनुसार हाथ की अंगूठी, तर्जनी और मध्यमा को अगर इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा चालक की गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उपग्रह और ग्रह में अंतर लिखिए। ठीक है, उपग्रह और ग्रह क्या होता है, इनमें अंतर लिखना है। तो ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, यहां मैंने अंतर लिख दिए हैं, आप देख के लिख सकते हैं। अब आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? देखो, दूरी निकालने के लिए दो पिन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता पड़ती है: एक अवतल लेंस, दो पिन, एक स्क्रीन और एक मीटर स्केल। पहले क्या करना है? लेंस को एक समतल पर रखना है, पिन को एक दूसरे के पास रखें, उन्हें लेंस के सामने रखें, स्क्रीन को लेंस और पिनों के बीच में रख दें और स्क्रीन को इस प्रकार समायोजित करें कि पिनों को स्पष्ट प्रतिबिंब स्क्रीन पर बन जाए और मीटर स्केल की मदद से लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी को माप लेंगे। यह दूरी ही अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। कह रहे हैं, विद्युत मोटर क्या है? इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये नई एनसीईआरटी बुक में आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये पुरानी में मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। रसायन शास्त्र, देखो, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो देखो, बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट एक अम्ल होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट
और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। रोटी और केक बनाने में बेकिंग पाउडर के अलावा अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, खमीर, एयर फॉल्क। इन पदार्थों से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे रोटी और केक क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो तत्वों के भौतिक आधुनिक आवर्तन जो होता है, तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों की धात्विकता घटती जाती है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों की आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों के आकार घटते जाते हैं। कह रहे लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचा सकते हैं? उस पर हम जिंक की परत चढ़ा दें, ठीक है, उस पर पेंटिंग कर दें, या फिर पेट्रोलियम का लेप चढ़ा दें उसके ऊपर, या फिर मिश्र धातु का हम प्रयोग करें, तो इस तरीके से लोहे को हम जंग लगने से बचा सकते हैं। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। देखो, संयोजकता किसी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने या प्राप्त करने, साझा करने की क्षमता होती है। संयोजकता का उपयोग रासायनिक यौगिकों को बनने के समझने के लिए किया जाता है। किसके लिए बोला? ऑक्सीजन का बोला है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 8। तो पहली कक्षा में 2, आखिरी में बचा 6। तो इसको अष्टक पूरे करने के लिए कितने की चाहिए? 2 चाहिए होता है। 2 चाहिए होता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखिए। सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रंग बदलता है और उसकी सूचना देता है, जैसे फिनोफ्थलीन, ठीक है, लिटमस पेपर, ये सारे हमारे क्या सूचक के उदाहरण है। कह रहे अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है? तो अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O का सांद्रण घट जाता है। इसका कारण यह है कि अम्ल में विलयन में H3O आयनों की सांद्र की संख्या जो होती है मूल विलयन की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए उसका सांद्रण कम हो जाता है। कह रहे आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो उत्कृष्ट गैस कैसे होती हैं? जिनके बाहरी कक्ष पूर्ण होते हैं। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी संयोजकता शून्य होती है, क्योंकि कक्ष पूर्ण होते हैं। उत्कृष्ट गैसें अपने परमाणु के बाहर कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं, जो कि पूर्ण कक्ष को भरता है। पूर्ण कक्ष वाले परमाणु की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। देखो, इनके उत्कृष्ट गैसों के जो गुण क्या होते हैं? इनकी संयोजकता शून्य होती है, ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं, ये हल्की होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसे एक सामान्य सूत्र द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। कुछ उदाहरण है जैसे हेलोजन समूह, एल्केन समूह, अल्कीन समूह, अल्काइन समूह, ये इनके उदाहरण है। 1-2 लिख दो, वही बहुत है। इनके गुण क्या होते हैं? इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म समान होते हैं, इनके परमाणु भार में समान अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के गुणधर्मों में समानता का कारण यह है कि उनके परमाणु में समान इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, क्योंकि एक ही फॉर्मूले के फॉर्म में होते हैं, इसलिए। ठीक है, अब बड़े वाले में आ जाओ। कह रहे रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभक्त कीजिए। तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पहले बात करेंगे ऑक्सीकरण। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अपचयन, धातु इलेक्ट्रॉन देकर अपचित होते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकृत होते हैं। क्षार से क्रिया, धातु क्षार से क्रिया करके लवण बनाती है और अधातु क्षार से क्रिया करके लवण बनाती है। ठीक है, अम्ल से क्रिया, धातु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, अधातु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मिश्र धातु, इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। मिश्र धातु किसे कहते हैं? ठीक है, तो मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है पीतल, स्टील। पीतल क्या होता है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ये टिकाऊ होता है, मजबूत होता है और चमकदार होता है।
इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां और अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। स्टील क्या होता है? लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। यह भी मजबूत, टिकाऊ, सस्ता होता है और इसका उपयोग इमारतों, पुल और अन्य संरचना बनाने में किया जाता है। ठीक है। मिश्र धातु का उपयोग क्या होता है? इंजीनियरिंग में होता है, ठीक है, निर्माण में होता है, इमारत, पुल वगैरह बनाने में, उद्योगों में होता है, जैसे कि बर्तन में, मूर्तियों में, सजावटी सामान में इनका प्रयोग होता है। हम बात करेंगे जीव विज्ञान के प्रश्नों में। कह रहे तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताइए। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में संदेश भेजने और उन संदेशों के आधार पर शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है। जैसे संवेदनाएं, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के बाहरी और भीतरी वातावरण की संवेदनाओं को प्राप्त करता है, जैसे कि दर्द, तापमान, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि। संचार, तंत्रिका तंत्र इन संवेदनाओं को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक भेजता है। नियंत्रण, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। श्वसन, पाचन, हृदय गति, मांसपेशियां, इन सबको नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा सकता है, एक है मस्तिष्क, दूसरा है तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हमारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क है। यह शरीर के विभिन्न भागों में संदेश भेजता है और प्राप्त करता है। कह रहे अपरा का क्या कार्य है? प्लासेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा ये जो होता है ना, इसका क्या कार्य है? देखो, प्लेसेंटा जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है, यह गर्भवती महिला के शरीर और भ्रूण के बीच संचार अंग के रूप में कार्य करता है। अपरा का मुख्य कार्य भ्रूण को आवश्यक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। ये इसका मेन काम है। ठीक है। भ्रूण को रोग जनकों से बचाना होता है, भ्रूण के विकास को नियंत्रित रखना होता है और भ्रूण को हार्मोन प्रदान करना इसका मुख्य काम होता है। पुरुष नसबंदी की परिभाषा लिखिए। तो पुरुष नसबंदी एक स्थायी जन्म नियंत्रण विधि है। इसमें पुरुष के शुक्र वाहिनी को काट या बांध दिया जाता है और इससे शुक्राणु मूत्राशय में नहीं जा सकते और संभोग के दौरान गर्भावस्था नहीं हो सकती। अगला है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी वो है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये मेन अंतर है। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? घेंगा। ठीक है। कह रहे आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज है जो थायराइड हार्मोन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन शरीर के ऊर्जा स्तर, मेटाबॉलिज्म और सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि विकसित हो जाती है और गले के आकार में वृद्धि हो जाती है। थायराइड और गोइटर में क्रिटिजिनम यह एक बच्चों में पाया जा सकता है और इसमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, जिससे बच्चा सामान्य मानक से छोटा रहता है और मानव विकास में विघ्न उत्पन्न करता है। ठीक है। क्रिटिनिज्म के लक्षण क्या है? इसमें बच्चा आवश्यक उच्च ऊर्जा खपत के लिए थायराइड हार्मोन की कमी के कारण कमजोर और मंद रहता है। मानसिक मनोबल, आयोडीन की कमी से मानसिक मनोबल और बुद्धि की कमी हो सकती है और व्यक्ति अधिक थका हुआ, अवसादग्रस्त महसूस कर सकता है। आहार श्रृंखला क्या है? देखो, ये पादप है, पादप को हिरन खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है, तो एक तरीके का आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला एक खाद्य नेटवर्क है जो जीवों को उनके भोजन के स्रोतों से जोड़ती है। इनमें एक जीव होता है जो भोजन को पौधे से प्राप्त करता है, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक अन्य जीव को खा सकता है, जिसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीय उपभोक्ता को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक अन्य जीव को खा सकता है, जिसे तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर घास को प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि मवेशी द्वारा खाया जाता है, मवेशियों को द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। जैसे कि शेर द्वारा खाया जाता है और शेरों को हम तृतीय उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है। तो घास प्रथम में, हिरण द्वितीय में और शेर तृतीय में आ जाएगा। स्वाद कलिकाएं क्या है? ठीक है, स्वाद कलिकाएं क्या है? स्वाद कलिकाएं मुंह से स्थित छोटी संवेदनशील ग्रंथियां हैं जो स्वाद की भावना को महसूस करती हैं। वे जीभ, मसूड़ों, तालू और गले के पिछले हिस्से में स्थित होती हैं। यहां पर स्वाद कलिकाओं में स्वाद के रिसेप्टर्स होते हैं। स्वाद कलिकाएं 5 स्वादों को पहचान सकती हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा
और उमामी। ठीक है, स्वाद कलिकाएं तंत्रिकाओं से जुड़ी होती हैं जो मस्तिष्क तक संकेतों को भेजती है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये बेकार है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है? ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है इसका क्या महत्व है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है? यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। यह रक्त को लाल रंग देता है। बड़े नंबर में आ जाओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है? ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है इसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है और यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए करता है। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। क्लोरोफिल के बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इतनी जरूरी है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित क्या कार्य करता है? यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारी विधि है। पहली तो प्राकृतिक विधि। ये विधियां यौन संबंधों के दौरान गर्भधारण को रोकने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करती हैं, जैसे काल विधि। इस विधि में महिला अपने मासिक चक्र के दौरान उन दिनों को ट्रैक करती हैं जब वो गर्भवती होने की सबसे अधिक संभावना रखती हैं। ठीक है, तो उन दिनों में फिर क्या नहीं हो किया जाता है, सेक्स नहीं करते तो वो प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो जाती है। या फिर अगर आप दूसरा तरीका है कॉन्डोम निरोध कहते हैं हिंदी में। इस विधि से पुरुष या महिला संभोग के दौरान अपने प्रजनन अंगों को एक दूसरे से अलग रखती हैं। ठीक है, प्रजनन अंगों को टच में रोकने के लिए एक परत चढ़ी हुई होती है जिसे हम निरोध कहते हैं। तकनीकी विधि क्या है? जैसे जन्म नियंत्रण गोलियां, पिल्स खाती हैं। ये गोलियां हार्मोन का उपयोग करके गर्भधारण को रोकती हैं। आईयूडी एक छोटा प्लास्टिक का उपकरण है जो गर्भाशय में डाला जाता है और गर्भधारण को रोकने में मदद करती है। नसबंदी है। नसबंदी एक शल्य प्रक्रिया है, चीर फाड़ करना पड़ता है, जो पुरुष या महिला की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देती है। गर्भपात एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो गर्भावस्था को समाप्त करती है ना, अबॉर्शन कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और पर्यावरण पर दबाव को कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न थे वो मैंने इस वन शॉट वीडियो में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव पहले ही करा दिया है, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने मैथ विज्ञान पूरी की पूरी पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।